हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, यही भारत है। भारत की तरफ से डिटेल्ड जानकारी फैक्ट्स के आधार पर देते हुए आप विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सुन रहे थे। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने बताई है, सिख गुरुद्वारे पर हमले में 3 लोगों की मौत। और देखिए, पाकिस्तान खुद ही बेनकाब हो रहा है। अगर वो अमृतसर पर हमला करता है, अगर वो गुरुद्वारे पर पुंछ में हमला करता है, 3 लोगों की मौत होती है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी मंशा क्या है, वो किस तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान ने झूठ बोला, जन्म से ही झूठ बोला, ये सब वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन आज फिर जब उकसाया है, भारत ने 15 शहरों पर हमले को नाकाम किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और भारतीय सेना की ये बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी, क्योंकि जो HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम था उनका, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने निरस्त कर दिया, क्योंकि हमारा सुदर्शन चक्र S-400 तैयार था। और ऐसे में LOC पर पाक गोलीबारी में हमारे लोग भी 59 घायल हुए हैं। ये जानकारी भी विक्रम मिस्री ने दी और तमाम जानकारियों के साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान जब जब उकसाएगा हम कार्रवाई करेंगे। और आज इसी की सबसे बड़ी गवाही हिंदुस्तान ने दी है, भारतीय फौज ने दी है, क्योंकि जबरदस्त कार्रवाई हुई है। ये भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। कई खास मेहमान हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आज फिर नापाक कोशिश की। ये जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लगभग कई सारी जगहों पर, एक के बाद एक, जम्मू, अवंतीपुरा, श्रीनगर, इन तमाम जगहों पर, 15 जगहों पर पूरे देश में, ये देखिए श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, ये जम्मू कश्मीर है, जहां पर उन्होंने अपने SQ-16 से फायरिंग की कोशिश की और उसके बाद हमने उसको निरस्त कर दिया। अब आइए पंजाब में कुल 15 जगह है, गुजरात, राजस्थान, हर जगह, बॉर्डरिंग स्टेट्स में तमाम जगहों पर। पंजाब आप सोचिए, पठानकोट, अमृतसर और सिख गुरुद्वारे पर तो जम्मू में हमला हुआ ही है, जो हमने आपको बताया है। इसी के साथ साथ कपूरथला, पंजाब में भी कई जगहों पर उन्होंने फायरिंग की। भारतीय सेना ने उसे निरस्त कर दिया है, क्योंकि S-400 यहाँ पर बिल्कुल चौकन्ना था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उसके बाद राजस्थान में पहुंचिए। राजस्थान में भी कई राज्य हैं जहां पर उन्होंने आज हमले की कोशिश की। सारी कोशिशें उनकी नाकाम हो चुकी हैं और हम अब आपको बताएंगे। पंजाब में पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ में भी कोशिश हुई। राजस्थान में नल, फलोदी, उत्तरलाई, ये तमाम जगह थी। गुजरात में भुज में उन्होंने हमला करने की कोशिश की। तो अलग अलग जो उन्होंने हमले किए हैं, हमने सबको निरस्त कर दिया है। भारतीय सेना की ये बहुत बड़ी कामयाबी रही है। आज की रात क्यों भारी है? क्योंकि हमारी तीनों सेनाओं को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की जो बढ़ते गुनाहों की पूरी लिस्ट है पाकिस्तान की, उस पर हम प्रहार कर रहे हैं। S-400 यानी अपने सुदर्शन चक्र को निकालना पड़ा आज। 6 मई को रात के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने कल रात भारत के 15 प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। हमारी बेहद अलर्ट सेना ने पाकिस्तान के मंसूबे पूरे होने से पहले ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निरस्त कर दिया। कहते हैं आज पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोता बिलखता नजर आया। भारत एक तरफ ड्रोन, मिसाइल और बॉम्ब बरसा रहा है, दूसरी तरफ हमने जल प्रहार भी शुरू कर दिया। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही जो हमारे डैम्स हैं, बगलिहार और दूसरा डैम, उसमें हमने पहले पानी रोका और उसके बाद हम उसे भारी तादाद में अब छोड़ रहे हैं। तो समझे पाकिस्तान की क्या होता है भारत से कोई भी परेशानी का सामना कराना या फिर भारत से पंगा लेना। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका परिचय उनसे करा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत आज करने वाले हैं। क्योंकि आज हम ये चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ड्रोन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे पास साथ आई हैं आज, क्योंकि वो पायलट भी हैं और ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हैं। इसी के साथ साथ जो अगले मेहमान हैं, ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग साहब, रिटायर्ड सीनियर फेलो सेंटर फॉर एयर पास स्टडीज़ के, और 2 खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ इस कवरेज में मौजूद रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिश्रण साहब है डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर, रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी को भी दिखाइए, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये जो लाहौर वाली तस्वीरें हैं, जरा दिखा दीजिए। लाहौर वाली तस्वीरें, ये जो ड्रोन्स गिर रहे थे और ये जो बहुत क्षति की भी तस्वीरें आ रही हैं,
हमने ये जो हैरप ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं उसकी जानकारी भी जो हमने इकट्ठा की है दिखा दीजिए। ये जो सुसाइड ड्रोन्स हमने चुने, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या है, हमने इनको क्यों चुना है, क्या खासियत है, ये सुसाइड ड्रोन्स किस तरह से काम करते हैं और कैसे भारत के लिए सही और सटीक है। Well, thank you, Anjana, for having me. Jai Hind, everyone. Today, energy levels are high. Step कर के हम आगे बढ़ रहे हैं and we are succeeding. So the use of LMs today, drones in the warfare, the reason behind this is ये एक cost effective method है. ये एक precision target को के लिए बना गया है specially. And इसमें क्या है, इसमें you don't aim for the civilian को टारगेट नहीं कर सकते. यू विल हैव अ प्रिसिशन टारगेट अगर आपको चाहिए होता है, योर सॉफ्ट टारगेट्स लाइक योर रेडार्स, तो उसके लिए एलएम्स यूज किए गए. एक कॉस्ट इफेक्टिव रीजन इसका रीजन है व्हाई वी हैव यूज्ड एलएम्स एंड ड्रोन्स इन दिस. तो ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, मतलब ड्रोन्स हैं, ये हम माने कि वहाँ पर जाकर फिर कुछ देर वहाँ पे रहकर फिर वो अपने हिसाब से जो टाइम आता है उसमें वो फटते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं. सी लाइक आई हैव सेड, इजराइल से हमने लिया था. हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, नथिंग कैन बी डन विदाउट अ मैन. देयर इज ऑलवेज अ मैन इन द लूप. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हिंदी में बोलेंगे तो ये आज तक है तो हमारे दर्शक बेहतर समझेंगे. मैन इन द लूप का मतलब कि एक इंसान, मनुष्य जरूर चाहिए उस अनमैन्ड लॉयटर म्यूनिशन को, सुसाइड बॉम्ब को, या बोल सकते हैं ड्रोन को उड़ाने के लिए. मैं एक पायलट जरूर फिर भी चाहिए ग्राउंड पे, जो शेल्टर में बैठा है, जो शेल्टर से उसे फ्लाई कर रहा है. और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि इट इज़ अ सुसाइड बॉम्ब. आप ऐसा मानिए आपके पास एक कैमरा है और उसमें आपके पास बॉम्ब है. इट इज़, आप उस कैमरे से उस टारगेट को भी देख पा रहे हैं, एज इफ यू आर देयर. आपको लगेगा आप वहीं पर हैं. अगर आप चाहते हैं आप हवा में भी अपना टारगेट बदल सकते हैं. इफ यू थिंक, और आप कहीं से भी बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं. हाँ, बिकॉज उसकी जो रेंज है, अब आजकल डिफरेंट रेंजेस के आ गए. हैरप का अलग रेंज है, आप सब गूगल कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स शी इज गोना ये भी आपको बताएंगी. तो ये हम दिखा रहे हैं, रेंज उसका लगभग 1000 किलोमीटर का है. यस यस. सो आप अपने टेरिटरी में बैठ के उसको वहाँ भेजकर, एंड यू कैन जस्ट हैव अ व्यू ऑफ इट एंड पिन पॉइंट द टारगेट, एंड वेपन टू टारगेट मैचिंग भी है इसमें, ये कैपेबिलिटी भी है. आप जाइए और उसको ध्वस्त कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए. इट इज दैट प्रिसाइज. इसकी यथार्थता इतनी है. सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए. सुधांशु जी, विक्रम मिस्री साहब विदेश सचिव ने पूरी जानकारी दी, लेकिन लगातार क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपसे बात नहीं हुई है, देश भी सुनना चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो ऑपरेशन सिंदूर है और ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, क्योंकि ये किरण रिजिजू साहब ने भी कहा कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, क्या हम माने कि युद्ध स्तर पर भारत पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, क्योंकि 15 शहरों पर उसने बीती रात भी हमला करने की कोशिश की, हमने सबको नाकाम किया है और आगे बढ़ रहे हैं. देखिए, ये बिल्कुल जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि भारत के 15 शहरों पर टारगेट करने का पाकिस्तान ने प्रयास किया, जिसे भारत की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और लाहौर के एयरबेस का जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया. टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं अंजना जी, जो इस विषय की टेक्निकलिटी को बताएंगे. जैसे अभी टेक्निकल एक्सपर्ट बता रही थी और 2 आपके पास आर्मी के पूर्व अधिकारी बैठे. मैं इसका दूसरा पक्ष बताना चाहता हूं. आप सोचिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां रही उनका क्या बदलाव आया. हमारी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया तो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, यानी हमारा घरेलू रक्षा उत्पाद. और आज स्थिति यह है कि हमारे लगभग 73 से 74% इक्विपमेंट केवल भारत में बनते हैं. आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं और 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब यहां 2 चीजें आई, एंटी मिसाइल सिस्टम और ड्रोन. अब यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग कुछ समय पहले, आपको ध्यान हो अंजना जी, आपके चैनल पर बैठ के ज्ञान देते थे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हम खुल के यूक्रेन के पक्ष में नहीं है. रशिया के पास S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में माना जाता है. आज वही सुदर्शन चक्र के रूप में हमारे पास है और जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई इन 15 शहरों पे होने वाले अटैक को काउंटर करने में. अब महत्वपूर्ण बात क्या है, हम क्वाड के मेंबर हैं, उसके बावजूद रशिया ने हमको S-400 दिया है. यह सरकार की दक्षता होती है. टेक्निकल एक्सपर्टीज
उनके पास होती है, आर्मी के पास, पर सरकार का काम होता सुरक्षित करना। अब ड्रोन की बात आई, हम रशिया से S-400 ले रहे हैं, फिर भी अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, और प्रीडेटर ड्रोन हम पाने वाले नेटो के बाहर के एकमात्र कंट्री है जिससे एग्रीमेंट हुआ है। तो आप ये देखिए कि भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का जो एक दीर्घकालिक योजना, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मोदी जी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में की थी, और शायद बहुत से लोगों को जानकारी ना हो, मैं डिफेंस कमेटी का भी मेंबर था इसलिए मुझे पता है कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पिछले कई सालों से पहले से चल रहा था, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन की व्यवस्था भारत के पास है। तो इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत को सामरिक दृष्टि से कितना मजबूत किया जा सकता है, यानी डिप्लोमेटिक डायमेंशंस को मजबूत करते हुए भारत को मिलिट्री वाइज कितना स्ट्रांग किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था सरकार ने करके रखी थी, और यह कारण है। अब यहां पे एक और बात भी है, वैसे देखिए एक्सपर्ट्स बोलेंगे, जो चाइना का सिस्टम है वो HQ-9 और 16, यहां पर कुछ विशेषज्ञों की यह भी राय है कि अगर वो इतना इफेक्टिव था तो हमारे जो मिसाइल के अटैक हुए उसको काउंटर करना चाहिए था। उसका एक और कारण भी हो सकता है कि भाई चाइना का क्लेम था, पर अगर रियल वॉर में उसके सिस्टम का यूज हुआ है तो पहली बार हुआ है। तो अब यह भी दिखाई पड़ता है कई बार, जैसे अब मैं दर्शकों के सामान्य समझ के लिए कह दूं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो कहते हैं इतना एवरेज देगी, मगर जब आप रियल में रोड पे चलाते हैं तब आपको समझ में आता है कि एवरेज और मेंटेनेंस का जो दावा कंपनी का था वो कितना नियर टू रियलिटी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम को अगर देखें तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी क्या है और उनकी भी। वैसे यहां पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उन्हें बेहतर पता होगा, S-400 की जो कैपेबिलिटी है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ज्यादा है। अब दूसरी चीज आती है साहब, सेना के पास तो पहले भी क्षमता थी, मगर मैं ये फिर एक बात कहना चाहूंगा, हमारे इंजीनियर्स ने सैटेलाइट्स बनाए थे, हमने मीडियम रेंज और कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारी सरकार आने से पहले बनाई थी, मगर असॉल्ट राइफल नहीं बनती थी हमारे यहां, फाइटर प्लेन्स नहीं बनते थे। किसी के समझ में आ सकता है, इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकारें उन्हें बनाना नहीं चाहती थी, कोई भी कारण रहा हो, कंपल्शन रहा हो, मैं इस समय दोष नहीं दे रहा हूं, मगर मोदी जी की सरकार ने आज बनाने का प्रयास किया तो आर्म्स एंड एमुनेशन के लगभग हर डायमेंशन में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इसके लिए हमारी सरकार की नीति, हमारी सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति, हमारी सरकार की डिप्लोमेटिक नीति, उसने आर्मी के मनोबल को, यानी तीनों सेनाओं के मनोबल को स्ट्रांग करने और उन्हें सशक्त करने का उदाहरण दिया। एक अंजना जी मैं और याद दिलाना चाहता हूं, जल्दी से, अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान, दर्शकों को न याद हो तो मैं रिमाइंड कर रहा हूं, अचानक एक मैसेज आया था कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। सब लोग घबरा गए थे कि अरे पता नहीं क्या चीज बंद होने वाली है, मगर शायद लोगों को न याद हो तो याद दिला दूं, वो 12 बजे आकर मोदी जी ने बताया क्या था कि भारत ने अर्थ की लोअर ऑर्बिट में आते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, और यह हासिल करने वाले हम दुनिया के सिर्फ चौथे देश हैं। अब कोई यह कहेगा कि इसकी प्रधानमंत्री को इसकी आवश्यकता क्या थी बोलने की, तो वो इसलिए थी हम सिर्फ चौथे देश हैं। उससे क्या होता है, जब भी कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल आएगा तो वो लोअर ऑर्बिट से आकर नीचे आएगा, और अगर आप उसको सटीकता से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो आप अपने शहरों को और इंस्टॉलेशंस को बचाने की एक बहुत मजबूत क्षमता रखने वाली कैटेगरी के देश में आ जाते हैं, जो सिर्फ 4 देशों के पास है। इसीलिए सब लोग जो एटॉमिक वेपन और ये सारी बातें कहते हैं, इन चीजों की व्यवहारिक बात अलग है और जो यथार्थ की टेक्निकल बात है वो अलग है। इसलिए इस विषय को समग्र रूप से देखेंगे। और एक और बात देखिए, भारत ने तो यह कह दिया कि हमने तो टेररिस्ट को हेडक्वार्टर को किया है। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जवाब क्या देगा कि उसने भारत के कौन से चीज को टारगेट किया और क्यों टारगेट किया। हमने यह भी बताया टारगेट किया, और हमने यह भी बताया क्यों टारगेट किया। यह जवाब आज पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को देना बहुत मुश्किल होगा। 3 बड़ी बात है जिस पर अब मैं चर्चा आगे ले जाना चाहती हूँ। एक तो आपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो S-400 हो जो हमने रूस से लिया, हालांकि थोड़ी बहुत अमेरिका कर रहा था उस समय, लेकिन हमने प्रेडेटर ड्रोन्स भी उनसे लिए हैं। इजराइल से हमने जो ये हैरप ड्रोन्स लिए हैं वो आज काम आ रहे हैं। तो सब कुछ अपना जो रेलेवेंस है उसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई थी, और इसीलिए सेना को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। दूसरी सबसे दिलचस्प बात आपने जो कही, उससे हिंदुस्तानियों का दिल बाग बाग हो रहा होगा कि पाकिस्तान तो खैर चाइनीज माल के भरोसे बैठा है,
इसीलिए उनका डिफेंस सिस्टम, हमारे जितने मिसाइल्स गए, स्कैल्प, हैमर, ड्रोन्स, किसी को वो रोक नहीं पाए। और जो हमारे सुसाइड ड्रोन्स वहां पर गिर रहे हैं उसको देख देख के वो कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय किया है। वो खुद ही सुसाइड ड्रोन्स हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी वो खुद ही अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। इजराइल से ये ड्रोन्स हमने पहले ली हुई हैं। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो स्काई स्ट्राइकर्स का भी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया है, जिस पर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन तीनों जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे जल्दी जल्दी ले रहे हैं। आप जनरल मेस्टन इसको किस तरह से बताएंगे, क्योंकि मेरी नज़र में तो अगर वो 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कई जगह पर, अगर इन 13 राज्यों में आप देखिए, 5 राज्यों में देखिए, तो जो 15 जगह हैं वहाँ पर, उसमें से कई सारी 13 मिलिट्री जगह थी जहाँ पर, एक बार वो नंबर्स भी चला दीजिएगा, हमारे दर्शकों को दिखाइए। वो कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करें। तो ऐसे में कितनी बड़ी ये कामयाबी है। S-400 एकदम सतर्क, सब कुछ तैयार। हम उनका डिफेंस सिस्टम तो फेल हो गया ना सर, हमारे सारे मिसाइल्स गए और ऑन पॉइंट हिट करके। अंजना, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना चाहूँगा। पाकिस्तान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्कुल ध्वस्त हो गई और उसका श्रेय जाता है पूरा अपना इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम को, कोई शक नहीं है। और इसमें तमाम हमारे पास जो वेरी शॉर्ट रेंज से शॉर्ट और उसके बाद मीडियम और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। सबसे लंबा है जो लॉन्ग रेंज में आ जाता है वो S-400 है। फिर हमारे पास सारी मिसाइल सिस्टम्स हैं, बराक 8 है, उषा AK है, आकाश है, इतनी सारी मिसाइल सिस्टम्स है। कहने का मतलब है ये मल्टी टियर्ड और मल्टी लेयर्ड है। तो पाकिस्तान ने जो कोशिश की, ये 15 शहरों पे मिलिट्री बेसिस पे हमला करने की, नाकाम हो गया। तो आज पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी खत्म, दूसरा उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी। देखिए, एक सेना में एक ऑफेंस होता है, एक डिफेंस होता है। डिफेंस भी उसकी हमने क्षतिग्रस्त कर दी है। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि हमारे हीरोन्स ने जाके उनको डिस्ट्रॉय किया, वो उनका SEAD किया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स, खत्म, उनके रडार्स को ध्वस्त किया। और कितनी इफेक्टिवली किया, पिन पॉइंटेड टारगेट। और अभी आपने फॉरेन सेक्रेटरी को भी सुना, हमारे प्रिसाइज ओरिएंटेड टारगेट है, प्रिसीजन ओरिएंटेड है, तो बहुत ही सक्सेसफुल है। और आज पाकिस्तान अब घुटने पे आ गया है। मेरे को लगता है 1-2 दिन के अंदर बहुत कुछ फर्क होगा, शायद मुनीर को भी शायद आउट हो सकता है, बाहर हो सकता है। बिल्कुल अपने ही लोग जब समझ जाएंगे ये उसके कि क्या उसने किया है, गर्त में एक पूरे देश को डाल दिया है। जनरल दयाल, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्या युद्ध शुरू हो गया है? बिल्कुल अंजना, देखिए, जब कल हमने बात की थी, आपको याद होगा, हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करेगा तो हम, याद होगा आपको, हमने कहा था कराची में दिवाली मना देंगे। तो पाकिस्तान ने और हमने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे मिसएडवेंचर टाइप एक्टिविटी करेगा, उसके पास कोई कंक्रीट ऑफेंसिव पावर है नहीं। और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, 3 लेयर्ड है, डिफरेंट है, बार बार हम बता चुके हैं। और S-400 तो हमने इतनी यूज भी नहीं की होगी, बिकॉज वो तो हमारा स्ट्रैटेजिक वो है, जब वो स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स फायर करेगा, जब वो F-16 वगैरह को लाएगा हवा में, तब मारेंगे ना। हमारे पास और बहुत सिस्टम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वो है। ग्राउंड पे हमारी सेंसिटिविटीज हैं, उन पे हमारी इन्फेंट्री ऑलरेडी उनको ऑक्यूपाई कर चुकी होगी, मेरा मानना ये है। और जहां तक एयर है, वो एयर पेट्रोलिंग के जरिए कोई किसी किस्म की नेवल, तो पूरी नाकाबंदी करके हमने तैयारी की थी। उसने फिर भी मिस एडवेंचर किया और उसका आज हमने इतना करारा जवाब दिया है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपका ध्यान दिलाता हूं, 1971 में 3 दिसंबर को जैसे ही उसने हमारी एयर वायलेशन की थी, हमारे देश ने रात को पार्लियामेंट ने बैठ के पार्लियामेंट ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया था। मैं मानता हूं आज पाकिस्तान ने हमारे पूरे कोई स्टेट नहीं छोड़ा, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, कोई टाउन नहीं छोड़ा, श्रीनगर, जम्मू, अगर आप जाए पठानकोट, उसके बाद अमृतसर, जलंधर, उसने तो सब किया ना। और पूरे राजस्थान में आ जाइए, देखिए नल और फिलौदी, वो उसकी जहाँ जहाँ हमारे या तो हमारी एयर डिफेंस, या तो हमारी एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयर बेसिस हैं, उस पर उसने अटैक करने की कोशिश की है। उसने कार्रवाई कर दी, हमने उसका काउंटर कार्रवाई की है, लेकिन इनिशिएटिव हमने वापस लिया है। तो इस इनिशिएटिव को बरकरार रखते हुए मेरा मानना यह है, आज रात को पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए। और जो हमने आज दिन में एक, अगर आपने देखा हो कि जो उनका स्टेडियम है, अगर उसकी आप तस्वीरें दिखाएं, देखिए हमारे ड्रोन्स ने कितनी प्रिसाइजली उनके स्टेडियम को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और अगर पूरे के पूरे अगर आप रावलपिंडी के स्टेडियम को देखेंगे, इतना बड़ा एरिया है
और उसमें कितनी डिस्ट्रक्शन की है। ठीक इसी तरह हमने लाहौर में भी तो उसके एयर डिफेंस को, और देखिए अंजना, जब हमने अटैक किया था ना, हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ना, उसने उसके सारे सिस्टम्स को स्प्रेस कर दिया था, ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो पिकअप करते हैं रडार्स वगैरह, वो स्प्रेस थे। ठीक है, और इसीलिए जल्दी से हमने ये अभिषेक पूरी- मातिमान जी से एक कमेंट जल्दी से ले लें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अगले मेहमान है, जल्दी से दिखा दीजिए जरा, क्योंकि आज एक बहुत बड़े अटैक को हमने फॉइल किया है। इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आई थिंक सर आपका गलत नाम मुझे, आप अभिषेक मातिमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं। ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग जी। अर्चना जी, मैं 4 विषयों पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो इशू रेज किया गया था आत्मनिर्भरता पर, हमारे काफी आत्मनिर्भर प्रोग्राम शुरू हुए, जो ड्रोन्स में हुए, काउंटर ड्रोन्स में हुए, मैन्ड फाइटर्स में हुए और मिसाइल्स में हुए। वो जो है रिजल्ट आज हमें देखने को मिला, जब हमारे मैन्ड एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों पर एक्यूरेटली स्ट्राइक कर पाए। दूसरी बात रही हमारे अनमैन्ड सिस्टम्स, वहां पर जाके टारगेट को आइडेंटिफाई करके बिना कोलेटरल और अदर मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ बिना सिविलियन को मारे, उनके जो स्पेसिफिक टारगेट है उनकी छतों के बीच में से मारते हुए जाके हमारे टारगेट्स को मारा है। और तीसरा है जो हमारे इनोवेशन इनिशिएटिव्स पिछले जो 5-7 सालों से शुरू हुए हैं, जैसे मेहर बाबा कंपटीशन है, आईडेक्स इनिशिएटिव्स है, उसमें कई टेक्नोलॉजीज हमारी बनी है जो आज हमारी आर्म फोर्सेस को एम्पावर कर रही है। और चौथा विषय जो है सिनर्जी इन 3 सर्विसेज। देखिए, प्रधानमंत्री तीनों चीफ से मिले और तीनों चीफ ने स्ट्रेटजी बनाई, और वो स्ट्रेटजी बनाई जो हमारे देश के लिए बेस्ट है। और लास्ट विषय जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है एरियल टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस जो है दोबारा पुनर्स्थापित हो गई है। पहले लोग डरते थे कि एरियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो न्यूक्लियर बम फट जाएगा और वो प्रॉब्लम होगी। हमने रियलाइज किया कि हमने एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस किया है। सबसे पहले पुराने, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, सबसे पहले हमने बॉर्डर पोस्ट में अटैक किया, और पिछली बार बालाकोट में हमने डीप स्ट्राइक किया, और इस बार 9 उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं, जो उनके टेरर हब्स हैं, जो उनके टेरर क्रिएटर्स हैं, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन पे अटैक किया, और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए सिविलियंस को लार्जली। तो इसलिए ये जो कैपेबिलिटी है ये हमें प्रोवाइड की गई है। हमारी एयर कैपेबिलिटीज, मैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजीज, एक पूरा भारत की जो कैपेबिलिटी है वो डिस्प्ले में रही है। और नेवी और आर्मी के साथ एयरफोर्स ने मिलकर एक ऐसा कार्य करके दिखाया है जो पहले असंभव लगता था। और इसके लिए एक चीज और सामने आई है कि हमें एक इंटेलिजेंस चाहिए। देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट मारना है तो आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन। और इस बार जो काम इंटेल पे हुआ वो भारत की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं उसी से नींव रखी गई जिससे सब कुछ हुआ। सुधांशु जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। मुझे पता है आप रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, टीवी पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन क्या हम माने कि ये युद्ध की स्थिति आ चुकी है? क्योंकि हमने पहलगांव हमले का बदला लिया, हमने न्याय लिया अपनी महिलाओं के लिए, ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उसके बाद अगर वो 15 ठिकानों पर ऐसे हमला करता है और हम उसको फॉइल करते हैं उसके अटेम्प्ट्स को, तो क्या युद्ध शुरू हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से कह दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु समझौता रद्द करने को ही उनके रक्षा मंत्री ने कहा था ये युद्ध की घोषणा है, और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था। मगर अभी जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अभी तक भारत ने सिर्फ प्रीएम्प्टिव काम किया है, यानी उनके एक्ट को काउंटर करने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से तो युद्ध की घोषणा हो चुकी है। भारत अभी अभूतपूर्व संयम बरतते हुए केवल अपने लक्ष्य को केंद्रित करके और उनके द्वारा किए जा रहे हमले को काउंटर कर रहा है। अभी हमने किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को,
उनके किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को, उनके किसी एनर्जी इंस्टॉलेशन को, उनके किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट करने का प्रयास किया है। तो इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हमारी क्षमता भी है और हमारे अंदर गंभीरता भी है। हाँ, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों ने हाफिज सईद को, मसूद अजहर को यूएन से घोषित आतंकवादी घोषित करवा रखा था, तो जब हमने उसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया है तो इसको कोई नहीं कह सकता कि हमने उनका कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट या सिविलियन टारगेट डिस्ट्रॉय किया। वो सीधे सीधे टेररिस्ट टारगेट है। उनके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। एक पॉइंट मैं और बता दूं, देखिए, सरकार की जो व्यापक नीतियां थी उसको समझिए। हमारा जैसे 3-4 एयरपोर्ट बंद हुए, जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़ में। आप याद करिए, मोदी सरकार आने से पहले जो एयरपोर्ट्स थे वो दुगने से अधिक हो चुके हैं। तो आज भारत में सिविल एविएशन का सेक्टर इतना बड़ा है कि 2-3 एयरपोर्ट बंद होने से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में लाहौर का एयरपोर्ट बंद होने से उनकी लगभग आधी सिविल एविएशन सेक्टर बैठ जाती है, क्योंकि लाहौर और कराची और थोड़ा हद तक इस्लामाबाद, मेनली उनके 3 ही सेंटर है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। पेट्रोल पर जो हमारी डिपेंडेंस थी उसको कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग रन समझिए, अगर हमारा ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क हो गया तो हमारी उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई। रशिया से जो हम ऑयल ले रहे थे तो हम सिंगल सोर्स से ऑयल नहीं ले रहे हैं। वॉर के समय सब चीजें बहुत काम करती हैं कि एक सिंगल सोर्स से आपको ज्यादा दबाया जा सकता है। और जो हमने जो उसका यूज किया था इथेनॉल का, जो 20% ब्लेंडिंग हो गई है, उसने भी हमारा प्रेशर कम किया है। आप इस ढंग से देख सकते हैं कि जो एक व्यापक भारत के विकास का एक सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था रखी गई पिछले 10 सालों में, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम कर रही है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर लड़ी जाती है। आज साइबर सिक्योरिटी की भी बात है। आप याद करिए, करीब 1-1.5 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की सेना की वेबसाइट हैक करके दिखा दिया था, तो क्या साइबर अटैक नहीं हो रहे होंगे? आज भारत ने वह भी कैपेबिलिटी हासिल की हुई है कि हम साइबर अटैक्स को भी काउंटर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं दर्शकों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज अगर भारत इस स्थिति में दिख रहा है तो इसके लिए बहुत लंबे समय से, 10 वर्षों से जो प्रयास किया गया है, पूर्ववर्ती सरकारों के भी प्रयास रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु आज की जो ये दक्षता और दृढ़ता दिखाई पड़ रही है, ये अगर 10 वर्षों में इतनी दूरदृष्टि रखकर प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया होता तो शायद ये चुनौती आसान नहीं होती। और मैं एक और बात कहूंगा, दूरदृष्टि के साथ साहस भी होना चाहिए। न्यूक्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर की बात करने के बाद, जैसा कि अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे थे, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद तो हमने एक कैंप को डिस्ट्रॉय किया, फिर हम बालाकोट में उससे एक स्टेप आगे गए, हमने लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया, और इस बार हमने हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, और इवन पाकिस्तान के पंजाब के अंदर तक जाके किया। अर्थात हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपने ऊपर होने वाले हमले का समुचित प्रतिकार करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक साहस और क्षमता भी चाहिए। इसलिए ये जो हो रहा है इसमें हमारी सेना की दक्षता और हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी के साथ सरकार ने जो व्यापक योजनाएं बनाई है, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कमेंट जल्दी से मैं आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि जब आत्मनिर्भर की और इंडिजिनस की बात हो रही है तो खबर आई कि हमने स्काई स्ट्राइकर्स का भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। ये क्या है और इससे क्या फायदा है? बिल्कुल, डेफिनेटली अंजना, जैसे हम सुबह से इस बारे में बात कर रहे हैं कि लॉयटर म्यूनिशन, इजरायली टेक्नोलॉजी जो एयरफोर्स यूज कर रही है, एट द सेम टाइम सेम टेक्नोलॉजी विच जो आर्मी यूज कर रही है, इंडिजिनसली प्रोक्योर्ड बाय अ कंपनी इन बैंगलोर से ये इंडिजिनसली प्रोक्योर्ड आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं, स्काई स्ट्राइकर्स आर देयर, दे आर LMs which army is using in current warfare. So the technology जो आज हम वॉर लड़ रहे हैं, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल, जो एक पुराने ज़माने का वॉर नहीं है, ये है आज एक टेक्नोलॉजी का वॉर, एक स्ट्रैटेजी का वॉर। एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, प्रिसिशन अटैक्स चल रहे हैं, इट इज़ कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस। बिल्कुल। और एक बार फिर मैं ड्रोन पर जरा बात करना चाहती हूँ, कितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं ये किसी जगह पे, और क्या मतलब जिस तरह से हमने देखा कि हमारे मिसाइल से बहुत प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए वहाँ पर बीते दिन स्कैल्प और हैमर ने, वैसा कुछ मतलब इसका लक्ष्य क्या, इसका मकसद क्या था? देखिए, इसका मकसद है एक छोटा टारगेट पर महत्वपूर्ण टारगेट।
जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं जैसे कि रेडार, जहां पे हम चाहते हैं कि बस पिन पॉइंट वहीं पर हमारा डिस्ट्रक्शन हो, सिविलियंस को आसपास किसी को कुछ उसमें डिस्ट्रक्शन में ना वो आए, तो उसके लिए इट इज यूज, उसके लिए ये यूज किया जाता है। आप देखिए विंग स्पैन इसका 2.5 to 2.8 मीटर्स है। ये छोटी सी बर्ड है, अलॉन्ग विद अ कैमरा है उसमें, और उसका आर्मामेंट है जो 10 से 15 किलो का आर्मामेंट है, वो जाके वहां फटता है, वो एग्जैक्टली उस टारगेट को ही डिस्ट्रॉय करता है। एंड सबसे खूबसूरत बात इस सिस्टम की ये है कि एनिमी रडार्स, दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है। And मतलब उसके ये पीछे आप कहीं से भी बैठ के उसको चला रहे हैं, वो Detect वहां नहीं जा होता रहा है, ना। छोटा सा चिड़िया दिख रहा है Yes, और yes, वो yes. पॉइंटेड जाएगा और दुश्मन का कोई रडार और आप उसको कैच नहीं उसे कर सकता। क्यों नहीं पकड़ सकते? बिकॉज ऑफ उसका साइज, उसकी स्पीड, जो गति है, उसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा, जो बहुत रडार पे छोटा है। काफी देर तक Sir, ये वहां रह plus भी सकता है, कई हाँ, घंटों काफी तक। 9 घंटे तक 9 as you घंटे said, तक रह वो सकता रह सकता है। प्लस द थर्मल सिग्नेचर जो हम बोलते बहुत हैं, कम। इंजन बहुत छोटा इंजन है, क्योंकि 10 किलो का 15 किलो का उसने आर्मामेंट कैरी किया हुआ है, तो थर्मल सिग्नेचर से भी वो कभी डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको। बहुत So that दिलचस्प is the जानकारी beauty. आपने दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए।